भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। NABFID अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रार का पुनरुद्धार किया जाएगा। हम आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे। कंपनियों के विलय के लिए त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरिम बजट में ये प्रस्तावित हमने वर्ष 2024 में 2 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूद मॉडल BIT का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। विनियामक सुधार। पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं कि हमारे विनियमन प्रौद्योगिकी नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पुराने कानूनों को के तहत बनाए गए विनियमों को अद्यतन करेंगे। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक लचीली जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए मैं 4 विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमनों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके परिवर्तनशील उपाय करना है, ताकि विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के मामले में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके। राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमनों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तंत्र उनकी जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। अब मैं राजकोषीय नीति के बारे में बताना चाहूंगी। जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हम राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय सरकार का ऋण GDP के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा FRBM विवरण में दिया गया है। संशोधित अनुमान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है।
The net tax राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 8.37 lakh. 4.8% है। Fiscal deficit is estimated to be बजट अनुमान वर्ष 2025-26 वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों के 11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अब मैं भाग 6 की ओर बढ़ती हूँ। As a part of comprehensive review of customs अप्रत्यक्ष कर in July 2020, सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना है और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। 8 remaining tariff rates including zero rate. जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई थी। 7 टैरिफ दरों से के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। दूसरा, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तीसरा, एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसलिए मैं उपकर के अधीन 82 टैरिफ also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD. इस योजना के तहत फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर हम 37 more medicines along with 37 ऐसी दवाएं हैं जिन्हें इस योजना के तहत जिन पे ड्यूटी कम करने जा रहे हैं। Domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg. खास तौर से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, गरीब वर्ग तक पहुंचाने के लिए जिस तरह छूट दी थी वो इस बजट में भी जारी रहेगी।
I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. तो निर्मला सीतारमण सीधे बता रही हैं कि कैसे 82 सामानों से मैंने सेस हटा दिया है और कई दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाएं हैं जिन पर ड्यूटी मैंने घटाई है। फॉर EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. जहाज उद्योग में जिस तरह से रॉ मटेरियल पर हमने ड्यूटी हटाई रखी, उसी तरह से इस बार भी जहाज उद्योग के लिए रॉ मटेरियल उसी दर पर मिलता रहे, मैं उसको जारी रखना चाहती हूँ। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उनकी समय सीमा एक्सपोर्ट के लिए 6 महीने से 1 साल जो हमने पहले बढ़ाई थी, उसको हम बनाए रखने का प्रपोज करते हैं। उसको बनाए रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। From 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of